नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं फ्योदर दोस्तोयेव्स्की के द्वारा लिखित कहानी व्हाइट नाइट्स, जिसका हिंदी अनुवाद है रजत रातें, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने हमारे नायक के बारे में सुना और जाना कि वो किस प्रकार के सपने देखता है, उसके विचारों के बारे में सुना, उसकी मानसिकता के बारे में सुना। साथ ही सुना कि ये सब सुनकर नास्तिन का भावुक हो जाती है और आज वो अपनी कहानी बताने वाली है। कहानी यानी कि उसका पास्ट। तो आइए सुनते हैं। भाग 3। मेरी आधी कहानी तो आप पहले ही जानते हैं, यानी कि आप जानते हैं कि मेरी एक बूढ़ी दादी है। अगर बाकी की कहानी भी इतनी ही छोटी है, मैंने हंसते हुए बीच में टोका। चुप रहिए और सुनिए। सबसे पहले तो आपको ये मानना होगा कि आप मुझे बीच में नहीं टोकेंगे, वरना शायद मैं सब गड़बड़ कर दूंगी। अच्छा चलिए, चुपचाप सुनिएगा, ठीक है ना? हाँ, तो मेरी एक बूढ़ी दादी है। मैं उनके पास तब आई थी जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी, क्योंकि मेरे माता पिता गुजर चुके हैं। ऐसा लगता है कि दादी कभी अमीर हुआ करती थी, क्योंकि अब वो अक्सर अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करती हैं। उन्होंने मुझे फ्रेंच सिखाई और फिर मेरे लिए एक टीचर रख लिया जब मैं 15 साल की थी। अब तो खैर मैं 17 की हूँ, तो हमारी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। उसी वक्त मैंने एक शरारत की थी। मैंने क्या किया था ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बस इतना समझ लीजिए कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक सुबह दादी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि चूंकि वो अंधी है, इसलिए मुझ पर नजर नहीं रख सकती। उन्होंने एक पेन ली और मेरी ड्रेस को अपनी ड्रेस से टांक दिया और कहा कि अगर मैं सुधर कर एक अच्छी लड़की नहीं बनी तो हम बाकी की पूरी जिंदगी ऐसे ही बैठे रहेंगे। सच कहूं तो शुरुआत में तो उनके पास से खिसकना नामुमकिन था। मुझे अपना सारा काम, पढ़ना और लिखना सब दादी के बगल में बैठकर ही करना पड़ता था। एक बार मैंने उन्हें धोखा देने की कोशिश की और फेकला को अपनी जगह बैठने के लिए मना लिया। फेकला यानी हमारी काम वाली, वो बहरी है बेचारी। हाँ, तो मेरी जगह फेकला वहां बैठ गई। दादी उस वक्त अपनी आम चेयर पर सो रही थी और मैं पास ही अपनी एक सहेली से मिलने चली गई। खैर, इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। जब मैं बाहर थी तो दादी की आंख खुल गई और उन्होंने कुछ सवाल पूछे। उन्हें लगा कि मैं अब भी शांति से अपनी जगह पर बैठी हूं। फेकला ने देखा कि दादी उससे कुछ पूछ रही हैं, पर उस बेचारी को समझ नहीं आया कि वो क्या था। वो सोच में पड़ गई कि आखिर अब क्या करे। उस बेचारी ने पिन खोली और वहां से भाग गई। इस मोड़ पर नास्तिन का रुकी और हंसने लगी। मैं भी उसके साथ हंस पड़ा। वो तुरंत चुप हो गई। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप दादी पर मत हंसिए। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि ये बात मजेदार है। अब मैं क्या कर सकती हूँ जब दादी है ही ऐसी। पर फिर भी मैं एक तरह से उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। ओह, खैर, उस दिन तो मेरी अच्छी खासी शामत आ गई थी। मुझे तुरंत अपनी जगह पर बैठना पड़ा और उसके बाद मुझे वहां से हिलने की इजाजत तक नहीं थी। ओह, देखिए ना, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि हमारा घर हमारा अपना है, यानी दादी का। ये 3 खिड़कियों वाला लकड़ी का एक छोटा सा घर है, जो कि खुद दादी जितना ही पुराना है, जिसमें ऊपर एक छोटी सी मंजिल यानी एक स्टोरी भी है। खैर, हमारी उस ऊपर वाली मंजिल में एक नया किराएदार रहने आ गया। यानी इससे पहले भी आपके पास एक पुराना किराएदार था, क्यों? मैंने यूं ही बात बढ़ाते हुए कहा। जी हाँ, बिल्कुल, नास्तिन ने जवाब दिया। और एक ऐसा किराएदार जो आपसे कहीं बेहतर तरीके से अपनी जुबान पर लगाम रखना जानता था। सच तो यह है कि वो अपनी जुबान का शायद ही कभी इस्तेमाल करता था। वो एक गूंगा, अंधा, लंगड़ा और सूखा सा छोटा बूढ़ा आदमी था। यहाँ तक कि आखिरकार वो जिंदा नहीं रह सका और गुजर गया। तो फिर हमें एक नया किराएदार ढूंढना पड़ा, क्योंकि हम किराएदार के बिना गुजारा नहीं कर सकते थे। किराए का पैसा और दादी की पेंशन, बस यही हमारी कुल कमाई है। लेकिन जो नया किराएदार आया, इत्तेफाक से वो एक नौजवान था।
एक अजनबी जो इन इलाकों का नहीं था। चूंकि उसने किराए पर कोई मोल भाव नहीं किया, इसलिए दादी ने उसे रख लिया। और उसके बाद ही उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे बताओ नास्तिन का, हमारा किराएदार कैसा दिखता है? क्या वो नौजवान है या बूढ़ा? मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए मैंने दादी से कहा कि वो ना तो बिल्कुल नौजवान है और ना ही बूढ़ा। और क्या वो दिखने में अच्छा है? दादी ने पूछा। एक बार फिर मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी। वो दिखने में अच्छा है दादी, मैंने कहा। और दादी कहने लगी कि ओह, कितनी मुसीबत है, कितनी परेशानी है। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ पोती, ताकि तुम उसे ताकना शुरू न कर दो। ये कैसा जमाना आ गया है। भला ऐसा मामूली सा किराएदार, और ऊपर से उसे दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। हे भगवान, पुराने दिनों में सब कितना अलग था। दादी हमेशा अपने पुराने दिनों को याद करके पछताती रहती थी। पुराने दिनों में वो जवान थी, और पुराने दिनों में सूरज ज्यादा गर्म हुआ करता था। पुराने दिनों में मलाई इतनी जल्दी खट्टी नहीं होती थी। हमेशा उनके पुराने दिन। मैं चुपचाप बैठी रहती, अपनी जुबान पर लगाम रखती और मन ही मन सोचती कि दादी ने मेरे दिमाग में बात डाली ही क्या। उन्होंने पूछा ही क्यों कि किराएदार जवान और खूबसूरत है या नहीं। पर बस इतना है। मैंने बस ये सोचा और फिर से अपनी टाँकें गिनने लगी। अपने मोजे बुनती रही और फिर इस बारे में सब कुछ भूल गई। खैर, एक सुबह किराएदार हमसे मिलने आया। उसने अपने कमरों में वॉलपेपर लगाने के वादे के बारे में पूछा। बातों से बातें निकली। दादी बातुनी है। उन्होंने कहा कि नास्तेन का, जरा बेटा मेरे बेडरूम में जाओ और मेरे हिसाब किताब का रजिस्टर ले आओ। मैं तुरंत उछल पड़ी। मैं पूरी तरह लाल हो गई, पर पता नहीं क्यों, और भूल गई कि मैं दादी से पिन से बंधी हूँ। बजाय इसके कि मैं चुपचाप पिन खोलती ताकि किराएदार न देख पाए, पर मैं तो ऐसे उछली कि दादी की कुर्सी ही खिसक गई। जब मैंने देखा कि किराएदार अब मेरी असलियत जान गया है, तो मैं शर्म से लाल हो गई। ऐसे बुत बनकर खड़ी रह गई जैसे मुझे गोली मारती गई हो, और अचानक रोने लगी। मुझे उस पल इतनी शर्मिंदगी और बेबसी महसूस हुई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या देखूं, कहां देखूं, क्या करूं। तभी दादी चिल्लाई, अरे तुम किसका इंतजार कर रही हो? और मेरा रोना और भी बुरा हो गया जब किराएदार ने देखा कि मैं उसकी वजह से शर्मिंदा हूं, तो वो अदब से झुका और तुरंत वहां से चला गया। उसके बाद से गलियारे में जरा भी आहट होती तो मुझे लगता कि मेरी जान ही निकल जाएगी। ये किराएदार है, मैं यही सोचती रहती। एहतियात के तौर पर मैं छुपकर पिन खोल लेती, पर हर बार पता चलता कि वो नहीं है, वो कभी नहीं आया। 15 दिन गुजर गए। किराएदार ने फ्यकला के जरिए कहला भेजा कि उसके पास बहुत सी फ्रेंच बुक हैं और वे सब अच्छी किताबें हैं जिन्हें मैं पढ़ सकती हूँ। तो क्या दादी नहीं चाहेंगी कि मैं उन्हें पढूं ताकि मैं बोर न हूं? दादी ने एहसानमंदी से हाँ कह दी, पर बार बार पूछती रही कि क्या वे संस्कारी किताबें हैं, क्योंकि अगर किताबें अश्लील होंगी तो फिर उन्हें पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। उनसे इंसान बुराई ही सीखेगा। और मैं क्या सीखूंगी दादी? उनमें ऐसा क्या लिखा होता है? उन्होंने कहा, उनमें बेटा ये बताया जाता है कि कैसे नौजवान लड़के शरीफ लड़कियों को बहकाते हैं, कैसे उनसे शादी करने के बहाने उन्हें उनके माँ बाप के घर से भगा ले जाते हैं, कैसे बाद में वो इन बदकिस्मत लड़कियों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं और वे सबसे दर्दनाक तरीके से बर्बाद हो जाती हैं। बेटा, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, दादी ने कहा, और ये सब इतने अच्छे से बयान किया गया होता है कि इंसान पूरी पूरी रात जागकर छुप छुप कर उन्हें पढ़ता है। तो ध्यान रहे कि तुम उन्हें मत पढ़ना नास्तिन का। उन्होंने कहा, उसने कौन सी किताबें भेजी हैं? वे सब वॉल्टर स्कॉट की नॉवल हैं दादी। वॉल्टर स्कॉट? उसकी नॉवल? पर रुको, इसमें कोई चाल तो नहीं है? देखो, कहीं उसने उनके बीच में कोई लव लेटर तो नहीं छुपा दिया है? नहीं दादी, मैंने कहा, कोई लव लेटर नहीं है। अरे बाइंडिंग के नीचे देखो, वे कभी कभी इसे बाइंडिंग के नीचे ठूस देते हैं, बदमाश।
नहीं दादी, बाइंडिंग के नीचे भी कुछ नहीं है। आ, तो फिर ठीक है। हाँ, तो फिर हमने वॉल्टर स्कॉट को पढ़ना शुरू किया और लगभग 1 महीने में हमने आधी किताबें पढ़ ली। फिर वो हमें और किताब भेजता रहा। उसने हमें पुश्किन की किताबें भी भेजी, यहाँ तक कि आखिरकार मेरा किताबों के बिना गुजारा होना मुश्किल हो गया और मैंने इस बारे में सपना देखना छोड़ दिया कि एक चीनी राजकुमार से शादी करना कितना शानदार होगा। हालात कुछ ऐसे ही थे जब एक दिन सीढ़ियों पर इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हमारे किराएदार से हो गई। दादी ने मुझे कुछ लेने भेजा था। वो रुका और मैं शर्माई। वो भी शर्मा गया, पर वो हंसा, मुझे गुड मॉर्निंग कहा, दादी का हालचाल पूछा और कहा कि तो क्या आपने किताबें पढ़ ली? मैंने जवाब दिया कि मैंने पढ़ ली हैं। अच्छा, तो आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी? उसने पूछा। मैंने कहा इवान हो और पुश्किन सबसे अच्छे थे और उस वक्त के लिए हमारी बातचीत वहीं खत्म हो गई। इसके 1 हफ्ते बाद मैं फिर उससे सीढ़ियों पर मिली। उस बार दादी ने मुझे नहीं भेजा था, मैं खुद अपने लिए कुछ लेने जा रही थी। 2 बज चुके थे और किराएदार अक्सर उसी वक्त घर आया करता था। गुड आफ्टरनून, उसने कहा। मैंने भी गुड आफ्टरनून कहा। क्या, क्या आप बोर नहीं होती? उसने कहा, पूरा दिन अपनी दादी के साथ बैठे बैठे। जब उसने ये पूछा तो मैं लाल हो गई। पता नहीं क्यों मुझे शर्म महसूस हुई और फिर से मुझे बुरा भी लगा। मुझे लगता है इसलिए क्योंकि दूसरे लोगों ने भी मुझे इसके बारे में पूछना शुरू कर दिया था। मैं बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले जाना चाहती थी, पर मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। सुनिए, उसने कहा, आप एक अच्छी लड़की हैं। मेरे इस तरह बात करने के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, पर आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी भलाई उतनी ही चाहता हूँ जितनी कि आपकी दादी। क्या आपकी कोई सहेलियाँ नहीं हैं जिनसे आप मिलने जा सकें? मैंने उससे कहा कि मेरी कोई सहेली नहीं है, कि माशिंका के अलावा मेरी कोई दोस्त नहीं थे और वो भी अब स्काउट चली गई है। सुनिए, उसने फिर कहा, कि आप मेरे साथ थिएटर जाना चाहेंगे? थिएटर? और दादी का क्या? जाहिर है कि आपको दादी को बताए बिना जाना होगा। उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, मैं दादी को धोखा नहीं देना चाहती। गुड बाय। ठीक है, खैर, गुड बाय, उसने जवाब दिया और फिर कुछ नहीं कहा। पर रात के खाने के बाद वो हमसे मिलने आया। काफी देर तक दादी से बातें करता रहा। उनसे पूछा कि क्या वो कभी कहीं बाहर जाती है क्या उनकी कोई जान पहचान है। और फिर तभी अचानक कहा कि मैंने आज शाम के लिए ओपेरा का एक बॉक्स लिया है, वो द बार्बर ऑफ सेविले दिखा रहे हैं। मेरे दोस्तों को जाना था पर बाद में उन्होंने मना कर दिया, तो अब वो टिकट मेरे पास बच गई है। द बार्बर ऑफ सेविले? दादी चिल्लाई। क्या वही ना जो पुराने दिनों में खेला जाता था? जी हाँ, ये वही नहीं है, उसने कहा और मेरी तरफ देखा। मैं समझ गई कि इसका क्या मतलब था और शर्म से लाल हो गई। मेरा दिल बेचैनी से धड़कने लगा। यकीनन मैं इसे जानती हूँ, दादी ने कहा। अरे, पुराने दिनों में एक प्राइवेट परफॉर्मेंस में मैंने खुद रोसीना का किरदार निभाया था। तो क्या आज आप नहीं जाना चाहेंगे? किराएदार ने कहा, वरना मेरी टिकट बेकार चली जाएगी। अरे बिल्कुल, चलो चलते हैं ना, दादी ने कहा। हम क्यों ना जाएं? और फिर मेरी नास्तिन का तो कभी थिएटर गई भी नहीं है। मेरे भगवान, मैं क्या बताऊं आपसे कि मैं उस दिन कितनी खुश थी। हम तुरंत तैयार हुए, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और निकल पड़े। भले ही दादी अंधी थी, फिर भी वो संगीत सुनना चाहती थी। इसके अलावा वो एक नेक दिल बूढ़ी आत्मा है। उनके लिए सबसे अहम चीज थी मेरा दिल बहलाना, वरना हम खुद से तो कभी वहां नहीं जा पाते। अब द बार्बर ऑफ सेविल देखकर मुझे कैसा लगा ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, पर उस पूरी शाम हमारा किराएदार मेरी तरफ इतने प्यार से देखता रहा, इतने अच्छे से बात करता रहा कि मैं तुरंत समझ गई कि जब उसने सुबह मुझे अकेले अपने साथ चलने को कहा था ना, तो उसका मकसद सिर्फ मेरा इम्तिहान लेना था। सच में वो एक बहुत खुशी का पल था। मैं इतने गुरूर और इतनी खुशी के साथ बिस्तर पर गई
कि मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे हल्का-सा बुखार महसूस होने लगा और मैं पूरी रात द बार्बर ऑफ सेविल का ही ख्वाब देखती रही। मुझे उम्मीद थी कि उसके बाद वो हमसे मिलने और ज़्यादा आया करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसने आना लगभग पूरी तरह से छोड़ दिया। वो बस महीने में 1 आध बार आता और वो भी सिर्फ़ हमें थिएटर ले जाने के लिए। हम 2 बार और गए, पर मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैं समझ गई थी कि वो महज़ इसलिए मुझ पर तरस खा रहा था क्योंकि दादी मेरे साथ इतनी सख्ती से पेश आती थी और बात बस इतनी ही थी। जैसे-जैसे वक़्त बीता, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैं शांति से बैठ नहीं पाती थी, पढ़ नहीं पाती थी, काम नहीं कर पाती थी। कभी मैं हँसती और दादी को चिढ़ाने के लिए कुछ कर बैठती, तो कभी कभी मैं रोने लगती। आखिरकार मैं कमज़ोर हो गई और लगभग बीमार सी पड़ गई। ओपेरा का सीज़न ख़त्म हो गया था और हमारे किराएदार ने हमसे मिलने आना पूरी तरह छोड़ दिया था। जब भी हम मिलते, ज़ाहिर है कि हमेशा उन्हीं सीढ़ियों पर वो इतनी खामोशी और इतनी गंभीरता से झुककर सलाम करता कि मानो वो बात ही न करना चाहता हो, और फिर सामने वाले दरवाजे से नीचे चला जाता, जबकि मैं सीढ़ियों के बीचों बीच खड़ी रह जाती, किसी चेहरे की तरह लाल, क्योंकि उसे देखते ही मेरा सारा खून मेरे सिर की तरफ दौड़ जाता था। बस अब कहानी का अंत करीब है। ठीक 1 साल पहले मई के महीने में किराएदार हमारे पास आया और दादी से कहा कि उसने यहाँ अपना सारा काम खत्म कर लिया है और उसे 1 साल के लिए मॉस्को वापस जाना होगा। जब मैंने ये सुना तो मैं अधमरी सी होकर कुर्सी पर गिर पड़ी। दादी ने कुछ नोटिस नहीं किया और हमें ये बताने के बाद कि वो हमें छोड़कर जा रहा है, वो अदब से झुका और चला गया। भला मैं क्या करती? मैं सोचती रही, कुढ़ती रही और आखिरकार मैंने फैसला कर लिया। अगले दिन उसे जाना था और मैंने मन बना लिया कि उस शाम जब दादी सोने चली जाएंगी तो मैं सबका फैसला कर दूंगी। और ऐसा ही हुआ। मैंने अपने सारे कपड़ों का एक बंडल बनाया, ज़रूरत के सारे कपड़े, और हाथ में वो बंडल लिए जिंदा से ज़्यादा मुर्दा हालत में ऊपर अपने किराएदार के पास गई। मुझे लगता है कि मैं कोई 1 घंटे सीढ़ियों पर ही खड़ी रही होंगी। जब मैंने उसका दरवाज़ा खोला तो मुझे देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे लगा कि मैं कोई भूत हूँ और वो दौड़कर मुझे पानी देने गया, क्योंकि मैं मुश्किल से ही खड़ी हो पा रही थी। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मेरे सिर में दर्द होने लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भला मैं क्या कर रही हूँ। जब मैं थोड़ी होश में आई तो मैंने अपना बंडल उसके बिस्तर पर रखा, उसके बगल में बैठ गई, अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अब लगता है कि वो एक पल में सब समझ गया और उसने मुझे इतनी उदासी से देखा कि मेरा दिल चीर कर रह गया। सुनो, उसने कहना शुरू किया, सुनो नास्तिन का, देखो देखो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं एक गरीब आदमी हूँ और फिर मेरे पास कुछ नहीं है, एक ढंग की नौकरी तक नहीं है। अगर मैं तुमसे शादी कर भी लूँ तो फिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? जरा सोचो तो। हमने हमने बहुत देर तक बात की, पर आखिरकार मैं पूरी तरह बेकाबू हो गई। मैंने कहा कि अब दादी के साथ और नहीं रह सकती, कि मैं उनके पास से भाग जाऊंगी, कि मैं उनसे पिन होकर नहीं रहना चाहती, और अगर वो चाहे तो मैं उसके साथ मॉस्को चलने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं जी सकती। शर्म, गुरूर और प्यार सब एक साथ मेरे अंदर शोर मचा रहे थे और मैं लगभग दौरे की हालत में बिस्तर पर गिर पड़ी। मुझे उसके मना करने का इतना खौफ था। वो कुछ मिनटों तक खामोशी से बैठा रहा, फिर उठा, मेरे पास आया और मेरा हाथ थाम लिया। बोला, सुनो मेरी प्यारी और अच्छी नास्तिन का, सुनो ना, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, अगर मैं कभी भी शादी करने की हालत में हुआ तो मेरी खुशियों की वजह तुम ही बनोगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अभी तुम ही इकलौती हो जो मुझे खुश कर सकती है। सुनो ना, देखो मैं मॉस्को जा रहा हूँ और वहाँ ठीक 1 साल रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ खुद को स्थापित कर लूँगा। जब मैं वापस आऊँगा तो
अगर तुम भी मुझे प्यार करती होगी तो मैं कसम खाता हूँ कि हम खुश रहेंगे। अभी तो ये नामुमकिन है। देखो, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मुझे कोई भी वादा करने का कोई हक नहीं है। खैर खैर मैं फिर कहता हूँ कि अगर 1 साल के भीतर नहीं तो कुछ वक्त बाद ये यकीनन होगा। यानी जाहिर है कि अगर तुमने किसी और को नहीं चुना, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी तरह के वादे से बांध नहीं सकता, और नहीं मेरी ऐसी हिम्मत है। उसने मुझसे यही कहा था और फिर अगले दिन वो चला गया। हमने दादी को एक शब्द भी न बताने का फैसला किया था। यही उसकी इच्छा थी। खैर, मेरी कहानी अब लगभग पूरी हो चुकी है। बस 1 साल बीता है, वो आ चुका है। वो यहाँ 3 दिन से है और क्या? मैं अंत सुनने के लिए बेचैन होकर चिल्लाया और अब तक उसने उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। नास्तिनका ने मानो अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया, उसका कोई आभास या कोई आभास नहीं। और ये कहकर वो रुक गई। 1 मिनट के लिए ठहरी, अपना सिर झुकाया और अपने हाथों से अपना चेहरा ढककर इतनी जोर जोर से रोने लगी कि उसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने ऐसे अंत की जरा भी उम्मीद नहीं की थी। नास्तिका, मैंने विनम्रता से और दबी हुई आवाज में कहना शुरू किया, नास्तिका, भगवान के लिए रोना मत। तुम्हें कैसे पता? शायद वो अभी तक यहाँ नहीं आया है। वो है। नास्तिका ने दोहराया, वो यही है। मुझे पता है। उस शाम उसके जाने से पहले हमने एक समझौता किया था। जब हमने वो सब बातें की जो मैंने आपको बताई और 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 हमारी समझ बन गई और हमने एक समझौता किया। तब हम इस किनारे टहलने आए थे। रात के करीब 10 बज रहे थे। हम इस सीट पर बैठे थे। तब मैं रो नहीं रही थी। मुझे उसकी बातें सुनकर अच्छा लग रहा था और उसने कहा था कि वो आते ही सीधे हमारे पास आएगा और अगर मैंने उसे मना नहीं किया तो फिर हम दादी को सब कुछ बता देंगे। अब वो यही है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहा। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, क्या मैं तुम्हारे इस दुखी में तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? मैं घोर निराशा में सीट से उछलते हुए रो पड़ा। बताओ नास्तिका, क्या मेरे लिए उसके पास जाना संभव नहीं होगा? क्या ऐसा संभव होगा क्या? उसने अचानक सिर उठाते हुए पूछा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप ऐसा करिए कि एक पत्र लिखिए। नहीं नहीं, यह संभव है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने सिर झुके हुए बिना मेरी तरफ देखे दृढ़ता से जवाब दिया। ये कैसे असंभव है और ये असंभव क्यों है? मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। लेकिन नास्तिका, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का पत्र है। पत्र भी तो कई तरह के होते हैं। ओ नास्तिका, देखो मैं सही कह रहा हूँ। मुझ पर थोड़ा तो भरोसा रखो। मैं तुम्हें गलत सलाह नहीं दूंगा। सब कुछ हो सकता है। तुमने पहले कदम उठाया था ना, अब क्यों नहीं? देखो, मैं नहीं कर सकती। ऐसा लगेगा जैसे मानो मैं खुद को उस पर थोप रही हूँ। ए भगवान नास्तिका, मैंने मुश्किल से अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा। नहीं, वास्तव में आपको इसका पूरा अधिकार है, क्योंकि उसने आपसे वादा किया था। इसके अलावा मैं हर बात से देख सकता हूँ कि वो एक संवेदनशील व्यक्ति है। उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया। ऐसे ही मैं अपने तर्कों और विश्वासों में और भी बढ़ते हुए, यानी या फिर आप कह सकते हैं कि बहते हुए आगे बोला। देखो ना, उसने कैसा व्यवहार किया। उसने एक वादा किया। उसने कहा कि अगर वो कभी शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे ही करेगा। उसने तुम्हें उसे तुरंत मना करने की पूरी छूट दी। ऐसी परिस्थितियों में तुम पहला कदम उठा सकती हो। तुम्हें अधिकार है और तुम विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम उसे उसके वादे से मुक्त करना चाहो। सुनो, तुम कैसे लिखोगे? क्या लिखना है? यही पत्र। अच्छा, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे लिखूंगा। प्रिय महोदय। क्या मुझे सच में इसी तरह शुरुआत करनी होगी? प्रिय महोदय, आपको अवश्य ही करनी चाहिए। हालांकि आखिरकार देखो, मुझे नहीं पता, मैं कल्पना करता हूँ। अच्छा, अब आगे क्या? प्रिय महोदय, मुझे क्षमा मांगनी होगी
लेकिन लेकिन एक सेकंड, नहीं नहीं, मैं क्षमा मांगूंगा क्यों? मुझे क्षमा मांगने की आवश्यकता क्या? तथ्य स्वयं ही सब कुछ स्पष्ट कर देता है। सारी बातें तो स्पष्ट हैं। अच्छा, आप बस इतना लिखो। मैं आपको पत्र लिख रही हूँ। मेरी अधीरता के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं पूरे 1 साल से आशा में प्रसन्न रही हूँ कि आप संदेह का एक दिन भी सहन न कर पाने के लिए मैं दोषी हूँ क्या? अब जब आप आ गए हैं, शायद आपने अपना मन बदल लिया हो। यदि ऐसा है तो ये पत्र आपको ये बताने के लिए है कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपको दोष नहीं देती, क्योंकि आपके हृदय पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यही मेरा भाग्य है। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं। आप इन अधीर पंक्तियों पर न तो मुस्कुराएंगे और न ही नाराज होंगे। याद रखिए, ये एक गरीब लड़की ने लिखी है। वो अकेली है, उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, यहाँ तक कि उसे सलाह देने वाला कोई नहीं है, और वो खुद कभी अपने दिल पर काबू नहीं रख पाई। लेकिन मुझे क्षमा कीजिएगा कि मेरे मन में एक पल के लिए ही सही संदेह आ गया है। आप उस स्त्री का अपमान करने में सक्षम नहीं है जिसने आपसे इतना प्यार किया और करती है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। नास्तिन का खुशी से चिल्लाई और उसकी आंखें चमक उठी। ओह, आपने तो मेरी समस्या ही हल कर दी। भगवान ने आपको मेरे पास भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अरे अरे, किस लिए? क्या भगवान ने मुझे भेजा है? मैंने उसके नन्हे से हंसमुख चेहरे को देखकर प्रसन्नता से जवाब दिया। अच्छा, चलिए ठीक है, इसके लिए भी। जी हाँ, इसके लिए भी। नाज़िन का क्यों? कुछ लोगों को तो सिर्फ इसलिए शुक्रगुजार होना पड़ता है कि वे हमारे साथ एक ही समय में जीवित हैं। मैं तुम्हारा इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि तुम मुझसे मिली, और मैं तुम्हें अब जीवन भर याद रख पाऊंगा। अच्छा, बस बहुत हो गया। लेकिन अब सुनो, हमने तब ये समझौता किया था कि जैसे ही वो आएगा वो मुझे सूचित करेगा। मेरे कुछ भले भले सीधे साधे परिचितों के पास एक पत्र छोड़कर, जिन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, या फिर अगर मुझे पत्र लिखना असंभव हो, क्योंकि पत्र में हमेशा सब कुछ नहीं लिखा होता, तो वो जिस दिन आएगा उस दिन सुबह 10 बजे यहाँ आएगा, जहाँ हमने मिलने का समय तय किया था। मुझे पता है कि वो आ चुका है, लेकिन अब तीसरा दिन हो गया है और न तो उसका कोई पता है और न ही कोई पत्र। सुबह सुबह दादी के घर से निकलना मेरे लिए नामुमकिन है। तुम ऐसा करना कि कल मेरा पत्र उन भले लोगों को दे देना जिनके बारे में मैंने तुमसे बातें की थी। वे उसे पत्र भेज देंगे, और अगर कोई जवाब आए तो तुम उसे कल सुबह 10 बजे ले आना, ठीक है ना? लेकिन पत्र, अरे पत्र तो देखिए ना, पहले पत्र लिखना होगा, तो शायद ये सब परसों ही हो पाएगा। वो पत्र, नास्तिका ने थोड़ा उलझन में कहा। वो पत्र, लेकिन उसने अपनी बात पूरी नहीं की। पहले तो उसने अपना छोटा सा चेहरा मुझसे दूर कर लिया, जो कि गुलाब की तरह लाल हो गया था, और अचानक मुझे अपने हाथ में एक पत्र महसूस हुआ, जो कि स्पष्ट रूप से बहुत पहले लिखा गया था, पूरी तरह से तैयार और सीलबंद। एक जानी पहचानी मीठी और मनमोहक याद मेरे मन में उमड़ पड़ी। मैंने कहना शुरू किया, ROSINA, रोसीना। हम दोनों ने एक साथ गुनगुनाया। मैं खुशी से लगभग उसे गले लगाने ही वाला था, जबकि वो अपने खास अंदाज में शर्मा गई और अपनी काली पलकों पर मोतियों की तरह चमकते आंसुओं के बीच हंसने लगी। अच्छा, बस भी करो, बस करो, अलविदा, उसने तेजी से बोलते हुए कहा। ये रहा पत्र और ये रहा वो पता जहां तुम्हें इसे पहुंचाना है। फिर मिलेंगे, कल तक के लिए अलविदा। उसने मेरे दोनों हाथों को गर्मजोशी से दबाया, सिर हिलाया और तीर की तरह अपनी गली में तेजी से निकल गई। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहा और अपनी आंखों से उसका पीछा करता रहा। अच्छा, तो कल मिलते हैं, ठीक है ना? ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे जब वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। अब आगे कहानी में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ।
तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।